वेलकम टू आर एस लॉ क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण की धारा 1 और 2 पूरी की। अब हम करते हैं धारा 3। अध्याय 1 जो था उसमें 1 और 2 धाराएं थी। अध्याय जो 2 है उसमें धारा 3, एक ही धारा है, धारा 3, और ये सबसे बड़ी धारा है और इसमें पूरी परिभाषा चाहे प्री परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, दोनों में ही इसके प्रश्न आते हैं। तो इसको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके एक एक वर्ड को आप ध्यान रखें। धारा 3 कहती है घरेलू हिंसा की परिभाषा। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रार्थी का कोई कार्य, लोभ या किसी कार्य का करना या आचरण घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम छोटे छोटे पॉइंट को लेकर चलेंगे। क्या कहना चाह रही है ये धारा? प्रार्थी का कोई कार्य है या उसने कोई लोभ किया या कोई कारण ऐसा है जो किसी कार्य को करने के संबंध में, या उसका आचरण ऐसा है जो घरेलू हिंसा गठित करेगा। कैसा कैसा आचरण? पहला कहता है व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या चाहे उसकी शारीरिक या मानसिक भलाई की अपहानि करता है, या उसे कोई क्षति पहुंचाता है, या उसे संकटापन्न करता है, या उसकी ऐसी करने की प्रकृति है और उसकी जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग कारित करना भी है। तो प्रार्थी ने क्या किया? व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया, सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया, जीवन हो, उसके अंग हो, चाहे वो शारीरिक रूप से उसको हिंसा पहुंचाई हो या मानसिक रूप से पहुंचाई हो, उसकी भलाई की अपहानि करता है। यहाँ पर पहली लाइन है व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग और भलाई की अपहानि करता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, और उसे कोई क्षति पहुंचाता है। यहाँ पे अपहानि कर रहा है, क्षति पहुंचाता है, उसको संकटापन्न करता है, और उसका कार्य कैसी प्रकृति का है? चाहे वो शारीरिक दुरुपयोग हो, लैंगिक दुरुपयोग हो, मौखिक भावनात्मक दुरुपयोग हो और आर्थिक दुरुपयोग हो। इसमें ये दुरुपयोग शामिल होते हैं। तो इसको 2 पार्ट में पढ़ना है। पहले कौन क्या क्या करता है, उसे अपहानि करता है, क्षति पहुंचाता है, संकटापन्न करता है, और इसमें कौन कौन से दुरुपयोग शामिल है, ये प्रकार के। ये जो शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुरुपयोग है, इसको हम डिटेल में इसके स्पष्टीकरण में पढ़ेंगे। पहला इसका पॉइंट ये कहता है। दूसरा कहता है किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग की पूर्ति के लिए उसे या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को प्रपीड़ित करने की दृष्टि से व्यथित व्यक्ति का उत्पीड़न करता है, या उसकी अपहानि करता है, या उसे क्षति पहुंचाता है या संकटापन्न करता है। पहला पॉइंट हमें उसके स्वास्थ्य के संबंध में पढ़ा और दूसरा पॉइंट हम इसके दहेज के संबंध में पढ़ते हैं। तो दहेज एक सामान्य बात है जिसमें जो पति और पति के नातेदार होते हैं वो पत्नी से दहेज की मांग करते हैं और वो पूरी नहीं की जाती है तो पत्नी के परिवार वालों को परेशान किया जाता है, उनके नातेदारों को परेशान किया जाता है। तो इस संबंध में जब उदाहरण हम समझ लेते हैं तो ये लैंग्वेज समझना आसान हो जाता है। वापस देखते हैं। किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या विधि विरुद्ध मांग, 4 तरह की बातें बताई गई है। क्या है? एक तो दहेज की मांग करता है, कोई संपत्ति मांगता है, कोई मूल्यवान प्रतिभूति मांगता है, या कोई विधि विरुद्ध मांग करता है, या तो उसे या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को प्रपीड़ित करने की दृष्टि से व्यथित व्यक्ति का उत्पीड़न करता है। तो या तो वो उसको नुकसान पहुंचाएगा या फिर उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगा। इसकी वजह से वो व्यथित व्यक्ति के साथ उत्पीड़न करता है, उसे हिंसा पहुंचाता है, या उसकी अपहानि करता है, या उसे क्षति पहुंचाता है या संकटापन्न करता है। तो यहाँ पर दहेज के लिए जो 4 वर्ड है, उत्पीड़न करता है, अपहानि करता है, क्षति पहुंचाता है या संकटापन्न करता है। इस तरह से इस पूरी लाइन को आपको याद करना है। अगला पॉइंट कहता है जो क में और ख में हमने पढ़ा था,
क और ख में वर्णित किसी आचरण द्वारा व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर धमकी का प्रभाव रखता है। तो क में हमने पढ़ा स्वास्थ्य के संबंध में और ख में हमने पढ़ा दहेज के संबंध में। इन दोनों ही कार्य को लेकर अगर व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को धमकी दी जाती है उसके आचरण से, अगर आप ऐसा नहीं किया तो उसके साथ इस तरह से बर्ताव किया जाएगा, तो इस तरह की धमकी देना भी घरेलू हिंसा में आता है। चौथा पॉइंट कहता है व्यथित व्यक्ति को अन्यथा क्षति पहुंचाता है या उत्पीड़न कारित करता है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। अब चाहे 1, 2 और 3 ये तीनों जो पॉइंट हमने पढ़े, इन तीनों के अलावा भी अगर व्यथित व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है तो चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, वो भी घरेलू हिंसा में आएगा। हमने देखा 4 पॉइंट इसमें क्या है। स्वास्थ्य सुरक्षा जीवन अंग की या चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, स्वास्थ्य जीवन अंग सुरक्षा भलाई इनको नुकसान कारित करता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति मांगता है। इनको कीवर्ड से मैंने लिखा है ताकि आपको पॉइंट याद हो कि पहले पॉइंट में क्या है, दूसरे पॉइंट में क्या है। और तीसरे पॉइंट में कहा कि पहले और दूसरे के संबंध में आचरण द्वारा किसी व्यक्ति को धमकी देना, के व्यथित व्यक्ति के संबंधित किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की धमकी देना, या इन तीनों पॉइंट के अलावा किसी प्रकार की क्षति करना भी इसमें शामिल है। तो हमने इसके परिभाषा में जो 4 पॉइंट है इसको हमने देख लिया। अब हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा था उसमें 4 बातें आई थी, शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग। इसको हम अगले स्पष्टीकरण में देखेंगे। इसके स्पष्टीकरण 1, इसमें चारों परिभाषाओं को दिया गया है। तो पहला है शारीरिक दुरुपयोग। शारीरिक दुरुपयोग से ऐसा कोई आचरण, कार्य या आचरण अभिप्रेत है जो ऐसी प्रकृति का है जो व्यथित व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, अपहानि या उसके जीवन अंग या स्वास्थ्य को खतरा कारित करता है या उससे उसके स्वास्थ्य या विकास का ह्रास होता है, और इसके अंतर्गत हमला, आपराधिक अभित्रास और आपराधिक बल भी है। पूरा पढ़ लिया लेकिन इस तरह से याद नहीं हुआ, लेकिन इसको हम वापस टुकड़ों में पढ़ेंगे। शारीरिक दुरुपयोग क्या होता है? पर ऐसा कोई कार्य होता है या फिर आचरण होता है, प्रत्यर्थी का ऐसा कोई कार्य होता है या आचरण होता है जो किस प्रकृति का है, जिसकी वजह से व्यथित व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा होती है या उसको अपहानि होती है या उसके जीवन अंग और स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो जाता है। ऐसी प्रकृति का कोई कार्य है या उससे उसके स्वास्थ्य या विकास का ह्रास हो जाता है, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और इसके अंतर्गत हमला भी आता है, आपराधिक अभित्रास भी आता है और आपराधिक बल भी आता है। इन तीनों को आईपीसी में हम पढ़ते हैं। तो शारीरिक दुरुपयोग शरीर से संबंधित है, जिसको कौन करता है? प्रत्यर्थी व्यथित व्यक्ति को पर इसका कार्य और आचरण द्वारा प्रभाव करता है। दूसरी परिभाषा कहती है लैंगिक दुरुपयोग के संबंध में। लैंगिक दुरुपयोग से लैंगिक प्रकृति का कोई आचरण अभिप्रेत है। ये लैंगिक प्रकृति का है जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग करता है, अपमान करता है, तिरस्कार करता है या उसका अन्यथा अतिक्रमण करता है। तो अगर कोई लैंगिक दुर्व्यवहार होता है उस महिला के साथ में, तो ये भी घरेलू हिंसा में आता है, चाहे उसका दुरुपयोग हो, अपमान हो, तिरस्कार हो या कोई अन्यथा इसका अतिक्रमण करता हो, तो भी घरेलू हिंसा माना जाता है। कि धारा 1 और 2 पूरी की। अब हम करते हैं धारा 3। अध्याय 1 जो था उसमें 1 और 2 धाराएं थी, अध्याय जो 2 है उसमें धारा 3, एक ही धारा है, धारा 3, और ये सबसे बड़ी धारा है और इसमें पूरी परिभाषा चाहे प्री परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, दोनों में ही इसके प्रश्न आते हैं। तो इसको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके एक एक वर्ड को आप ध्यान रखें। धारा 3 कहती है घरेलू हिंसा की परिभाषा। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या किसी कार्य का करना या आचरण घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम छोटे छोटे पॉइंट को लेकर चलेंगे। क्या कहना चाह रही है ये धारा? प्रत्यर्थी का कोई कार्य है या उसने कोई लोप किया है या
या कोई कारण ऐसा है जो किसी कार्य को करने के संबंध में, या उसका आचरण ऐसा है जो घरेलू हिंसा गठित करेगा। कैसा कैसा आचरण? पहला कहता है व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य। फिर है आर्थिक दुरुपयोग। आर्थिक दुरुपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती है। ऐसे सभी या किन्हीं आर्थिक या वित्तीय संसाधनों जिनके लिए व्यथित व्यक्ति किसी विधि या रूढ़ि के अधीन हकदार है, चाहे वे किसी न्यायालय के किसी आदेश के अधीन या अन्यथा संदेह हो, या जिनकी व्यथित व्यक्ति किसी आवश्यकता के लिए जिसके अंतर्गत व्यथित व्यक्ति और उसके बालकों, यदि कोई हो, के लिए घरेलू आवश्यकताएं भी है, अपेक्षा करता है, किंतु जो उन तक सीमित नहीं है। स्त्री धन व्यथित व्यक्ति के संयुक्त रूप से या पृथक स्वामित्वाधीन संपत्ति, साझी गृहस्थी और उसके रख रखाव से संबंधित बाटक का संदाय से वंचित करना आर्थिक दुरुपयोग के अंतर्गत आता है। हमने ये पूरी परिभाषा पढ़ी, लेकिन इसके जो शब्द हैं वो थोड़े लैंग्वेज है जो टिपिकल सी है। अब इनको हम टुकड़ों में पढ़ेंगे। पहला है ऐसे सभी या किन्हीं आर्थिक और वित्तीय संसाधन। जो भी आर्थिक संसाधन है, उसके संपत्ति हो, रुपए हो, पैसे हो, कुछ भी हो, या वित्तीय संसाधन हो, उसके पास में उसका स्त्री धन हो या उसकी अन्य कोई संपत्ति हो, उससे उसको वंचित करता है। पहली लाइन को लास्ट वाली लाइन से कनेक्ट करते हैं, उसको वंचित करता है। अब ये जो आर्थिक संसाधन थे जिनके लिए व्यथित व्यक्ति हकदार था, वो आर्थिक संसाधन पाने के लिए, चाहे वो विधि के अकॉर्डिंग हकदार हो, चाहे रूढ़ि के अकॉर्डिंग हकदार हो, चाहे वे न्यायालय के आदेश से उसे प्राप्त करता या फिर अन्यथा उसे प्राप्त होती हो, जिनकी व्यथित व्यक्ति किसी आवश्यकता के लिए जिसके अंतर्गत व्यथित व्यक्ति और उसके बालकों, यदि कोई हो, के घरेलू आवश्यकताएं भी है। तो व्यथित व्यक्ति और उसके बालकों के लिए, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी जो घरेलू आवश्यकताएं हैं उसमें वो सारी बातें आती है, उसके वित्तीय संसाधन और वो सारी बातें आती हैं, किंतु जो उन तक सीमित नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि उनकी घरेलू आवश्यकताओं तक ही वो सीमित हो, उनकी और भी चिकित्सीय सुविधा वगैरह हो सकती है, तो उनमें स्त्री धन वगैरह और उसकी जो संयुक्त रूप से संपत्ति या पृथक रूप से जो संपत्ति है, या कोई साझी गृहस्थी में कोई उसका हक है, या उसके भरण पोषण रख रखाव से संबंधित, भरण पोषण के संबंधित, या किसी किराए का मकान है तो उसके बाटक के संदाय देने से उसे वंचित करना, इस संबंध में जो दुरुपयोग होता है, ऐसा दुरुपयोग आर्थिक दुरुपयोग माना जाता है। हमने आर्थिक दुरुपयोग का पहला पॉइंट देखा। दूसरा पॉइंट कहता है गृहस्थी की चीज वस्तु का व्ययन करने, आस्तियों का चाहे जंगम हो या स्थावर, मूल्यवान वस्तुओं, शेयरों, प्रतिभूतियों, बंधपत्रों और उसके सदस्य या अन्य संपत्ति का जिसमें व्यथित व्यक्ति कोई हित रखता है या घरेलू नातेदारी के आधार पर उसके प्रयोग के लिए हकदार है, या जिसकी व्यथित व्यक्ति या उसकी संतानों द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा की जा सकती है, या उसके स्त्री धन या व्यथित व्यक्ति द्वारा संयुक्त या पृथक धारित किसी अन्य संपत्ति का कोई अन्य संक्रमण करना। तो यहाँ पे देखिए, पहले वर्ड और लास्ट वर्ड को जोड़िए। गृहस्थी की चीज वस्तुओं का व्ययन कर देना या उनका अन्य संक्रमण करना, यानी किसी अन्य व्यक्ति को दे देना। तो व्यथित व्यक्ति को किसी भी तरह से आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना उसका प्रत्यर्थी का उद्देश्य होता है। तो वो क्या क्या कार्य करता है? गृहस्थी की चीज वस्तुओं का व्ययन कर देता है। आस्तियां, उसके पास में जो भी एसेट्स हैं, चाहे वो जंगम संपत्ति हो चाहे स्थावर संपत्ति हो, और जो मूल्यवान उसके पास वस्तुएं हैं, कोई शेयर्स है, कोई प्रतिभूतियां हैं, कोई बंध पत्र है, या इसके जैसी कोई भी संपत्ति है जिसमें व्यथित व्यक्ति उसमें हकदार है, या घरेलू नातेदारी के आधार पर उसका प्रयोग वो ले सकती है, प्रयोग करने की वो हकदार है, और उसके द्वारा या उसके संतान द्वारा उससे अपेक्षा की जाती है कि वो उसका उपयोग करे, उसके हकदार हैं। तो उनसे क्या होता है कि जब वो उसके स्त्री धन या फिर
उसके व्यतीत व्यक्ति द्वारा संयुक्त या पृथक रूप से धारित किसी अन्य संपत्ति का अन्य संक्रामण कर देता है, तब ऐसा व्यवहार उसका आर्थिक दुरुपयोग माना जाता है। तीसरा पॉइंट कहता है, ऐसे संसाधनों या सुविधाओं तक जिनका घरेलू नातेदारी के आधार पर कोई व्यथित व्यक्ति उपयोग या उपभोग करने के लिए हकदार है, जिसके अंतर्गत साझी गृहस्थी तक पहुंच भी है, लगातार पहुंच के लिए प्रतिषेध या निर्बंधन करना। तो जो भी संसाधन और सुविधाएं हैं उस तक पहुंच नहीं होने देना व्यथित व्यक्ति की, तो प्रत्यर्थी इस तरह का दुरुपयोग करता है। और ऐसे संसाधन और जो सुविधाएं हैं जिनका घरेलू नातेदारी के आधार पर व्यथित व्यक्ति उसका उपयोग करने के लिए हकदार है, उसका उपभोग करने के लिए हकदार है, चाहे उसको साझी गृहस्थी में रहना हो, चाहे उसके संयुक्त परिवार में रहना हो, तो वहां से उसकी पहुंच को हटा देना, वहां कांटेक्ट नहीं कर सके उस पर निर्बंधन लगा देना भी उस पर आर्थिक दुरुपयोग माना जाता है। स्पष्टीकरण 1 में हमने चारों परिभाषाएं देखी: शारीरिक दुर्व्यवहार, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार और आर्थिक दुर्व्यवहार। स्पष्टीकरण 2 कहता है, यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोभ या किसी कार्य को करना या आचरण इस धारा के अधीन घरेलू हिंसा का गठन करता है, मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा। तो हमने जब धारा 3 शुरू की थी उसमें हमने देखा कि पहली ही लाइन थी, प्रत्यर्थी का कार्य, लोभ, कारण, आचरण जिससे व्यथित व्यक्ति को हिंसा होती है। तो ये जो कार्य, लोभ, कारण, आचरण है वो घरेलू हिंसा घटित करता है या नहीं करता, इसके संबंध में उस मामले की जो तथ्य हैं और उसकी जो परिस्थितियां हैं उस पर विचार किया जाएगा। विचार करने के पश्चात ये निर्णय लिया जाएगा कि उस मामले के संबंध में घरेलू हिंसा हुई है या नहीं।